टू व्हीलर लोन सेगमेंट में बढ़ते एनपीए को देखकर इस सेगमेंट में लोन देने वाली कंपनियों और बैंकों ने लोन को लेकर सावधानी बरतनी शुरू कर दी है। कुछ कंपनियों ने व्हीकल फाइनेंस की राशि को घटा दिया है तो कुछ कंपनियों ने अवधि कम कर दी है। मोटे तौर पर कई कंपनियां पहले टू व्हीलर के लिए 80 से 90% तक फाइनेंस की सुविधा दे रही थी, जिसे घटाकर 70% कर दिया है। इसी तरह लोन की अवधि 24 महीने से घटाकर 18 महीने की जा रही है। सर, ऐसा क्यों किया जा रहा है? बल्कि लोन तो और आसान बनाया जाए। अब तो रेपो रेट कम हो रही है तो और कोशिश होनी चाहिए लिक्विडिटी बढ़े तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग लोन ले, लेकिन यहाँ तो हाथ पीछे खींचे जा रहे हैं। ये चिंताजनक खबर है और इस खबर का सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था के करीब से जुड़ा हुआ है, जिसे समझना जरूरी है। बैंकों का मानना है कि टू व्हीलर फाइनेंसिंग के सेगमेंट में अब स्ट्रेस बढ़ रहा है, क्योंकि कई जगह लोग अपनी ईएमआई समय पर नहीं चुका पा रहे हैं और उनके वाहन बाद में में लेने पड़ते हैं। टू व्हीलर में ये सेगमेंट में पहली बार ये परिस्थिति देखी गई है। टू व्हीलर्स की सेल भी गिर रही है। ताजा आंकड़ा हमने पिछले दिनों चर्चा में किया था करीब करीब 6% की गिरावट हमने फरवरी के महीने में देखी टू व्हीलर्स की बिक्री में। अब आय घटने के कारण, निचले स्तर पर और महंगाई के कारण लोगों ने जो कर्ज ले भी रखे हैं टू व्हीलर का, उस पर समय से कर्ज से वो अपनी किस्तें नहीं चुका पा रहे हैं। ये एक चिंता की बात है, क्योंकि टू व्हीलर आमतौर पर कस्बे और ग्रामीण इलाकों में बिकते हैं और ये भारतीय अर्थव्यवस्था में ऑटोमोबाइल सेक्टर का वो फ्लैग बेरर हिस्सा होता है, जिससे पता चलता है कि रूरल इलाके में और सेमी अर्बन इलाकों में मांग आना शुरू हुई है। लेकिन ये एक नया पहलू है कि अब कंपनियां और बैंक, खासतौर पर एनबीएफसी और बैंक, टू व्हीलर के लिए लोन देने से हिचक भी रहे हैं, रुक भी रहे हैं और रिस्क बढ़ने के कारण अब लोन के नियमों को और ज्यादा सख्त कर रहे हैं। इसका असर में आने वाले 2-3 महीनों में टू व्हीलर्स की सेल्स पर जरूर दिखाई देगा। मुक्त व्यापार समझौते भारत सरकार की बैलेंस शीट पर भारी पड़ सकते हैं। इसकी वजह से भारत सरकार को कस्टम ड्यूटी के तौर पर होने वाली कमाई में कमी देखी जा रही है। वित्त वर्ष 2024-25 के आंकड़े आए हैं, जिसमें पता चला है कि अब तक मुक्त व्यापार समझौतों की वजह से कस्टम ड्यूटी का कलेक्शन 94,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा घटा है। भारत सरकार भविष्य में अमेरिका, यूके, यूरोपियन यूनियन के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत कर रही है। इस आंकड़े के बाद भी क्या वही रफ्तार रहेगी, कुछ और सोचा जाएगा, समझा जाएगा, ये देखने की बात है। लेकिन सर, इस नुकसान को कैसे समझा जाए? इसके बदले क्या कुछ मिला भारत को? मुक्त व्यापार समझौते हमेशा दुधारी तलवार होते हैं, दोनों तरफ से काटते हैं। आपको अपने राजस्व को कम करना पड़ता है, अपने बाजार को खोलना पड़ता है और उसमें दूसरे देश के सामान को आने की छूट देनी पड़ती है। भारत का आसियान, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, अमीरात, मलेशिया के साथ एक मुक्त व्यापार समझौता है और इसमें जो नुकसान है कस्टम ड्यूटी का, वो 2024 में करीब 89,205 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 94,000 करोड़ के आसपास हो गया है। इसका नुकसान संतुलित करने के लिए समझना जरूरी है कि जिन देशों के साथ हमने एफटीए किए हैं या मुक्त व्यापार किया है, अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए हैं, उन देशों को हमारा निर्यात कितना बड़ा है, भारत से उनको सामान के निर्यात में कितनी बढ़ोतरी हुई है। और उसी के जरिए बैलेंस समझा जा सकता है कि अगर भारत ने अपने टैरिफ्स के रेट कम किए हैं और अपने टैरिफ दबाए हैं, तो क्या भारतीय निर्यातकों को इनके बाजारों में जगह मिली है कि नहीं मिली। अभी इसका आंकड़ा उपलब्ध नहीं है, लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें तो जैसे अमीरात को देखें तो अमीरात से भारत का ट्रेड डिफिसिट बना हुआ है, क्योंकि भारत आयात ज्यादा कर रहा है। आसियान के साथ थोड़ा सा संतुलित है, क्योंकि आसियान देशों को भारत का निर्यात होता है। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी थोड़ा सा संतुलन है। तो अब ये जरूरत है, जीटीआरआई की रिपोर्ट इस बात पर रोशनी डालती है कि जरूरत है कि भारत मुक्त व्यापार समझौतों को इससे होने वाले निर्यात लाभों के संदर्भ में समझे और देश के सामने, संसद के सामने बताया जाए कि जितनी रियायतें दी गई उसके बदले भारत को कितना बाजार मिला, क्योंकि भारतीय बाजार तो इन कंपनियों को मिल गया।